Presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। पिछले दिनों तालिबान का बयान आया था कि कश्मीर से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये द्विपक्षीय मसला है, ऐसा कह दिया था उन्होंने। लेकिन अब तालिबान का एक नया बयान आया है और ये बयान भारत की चिंता बढ़ाने वाला है। क्या नया बयान आया है और कश्मीर को लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान में और क्या घटनाक्रम हुए हैं, इसको लेकर शो में बात होगी। इसके अलावा तालिबान के सरकार बनाने को लेकर भी लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे। आज इसका ऐलान होने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर तालिबान ने कल के लिए टाल दिया। हालांकि तालिबान के कौन से नेता अहम पदों पर होंगे, इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से बाहर आ गई है, तो शो में हम इनकी बात भी करेंगे और ये भी कि इन नेताओं का भारत को लेकर रवैया कैसा रह सकता है। लेकिन पहले दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से कोविड-19 से मरने वाले लोगों को मुआवजे के दिशा निर्देश तय करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगा दी है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने लापरवाही पर कहा कि हमने बहुत समय पहले आदेश पारित किया था, हम पहले ही एक बार समय बढ़ा चुके हैं। आपके दिशा निर्देश तैयार होने तक तो कोविड की तीसरी लहर खत्म हो जाएगी। इससे पहले 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से होने वाली मौतों पर परिजनों को मुआवजे के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने के लिए सरकार को वक्त दिया था। 3 सितंबर को सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांग लिया था सरकार की तरफ से। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 11 सितंबर तक कोविड-19 के कारण मरने वालों के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी करे। कोर्ट के 30 जून के आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन भी हो। अपने 30 जून के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए मुआवजे का भुगतान करना होगा, क्योंकि कोविड-19 को 2005 के अधिनियम के तहत एक आपदा घोषित किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। पीठ ने यह साफ कर दिया था कि कोविड-19 से मौत के मामले में जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड के रूप में मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से होना चाहिए। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड के कारण या किसी अन्य जटिलता या बीमारी के कारण हुई है, तो भी मृत्यु प्रमाण पत्र में विशेष रूप से मृत्यु का कारण कोविड होना चाहिए, अगर पेशेंट कोविड से ग्रसित था तो। दूसरी सुर्खी दिल्ली हिंसा मामले में जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से जुड़ी है। आज सुनवाई हुई थी। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में उमर खालिद के वकील ने कहा कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में हुए दंगों में यूएपीए के तहत फाइल चार्जशीट में उमर खालिद को सांप्रदायिक रूप में चित्रित किया गया है। वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट उमर खालिद नहीं, बल्कि ये रिपोर्ट ड्राफ्ट करने वाला अधिकारी और उसका दिमाग सांप्रदायिक है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उमर खालिद के वकील त्रिदीप पायस ने एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत के सामने दलीलें पेश की। वकील ने कहा कि चार्जशीट एक टेलीविजन के स्क्रिप्ट की तरह लग रही है। उन्होंने कहा, क्या चार्जशीट इस तरह लिखी जाती है? ये किसी न्यूज़ चैनल की स्क्रिप्ट लगती है। उन्हें ये कहाँ से मिला? भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कहाँ से मिला? उमर खालिद के वकील ने इसके बाद 2016 में उमर के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले से अदालत को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कहीं भी ये आरोप नहीं लगाया गया है कि उमर खालिद ने कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे कहा था। उन्होंने कहा कि वर्तमान एफआईआर पूरी तरह से झूठ है। वकील ने कहा कि ये पुलिस का वर्जन है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उमर खालिद ने ऐसा कहा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किसी भी बयान का कोई आधार नहीं है। उमर के धर्मनिरपेक्ष राजनीति का मुखौटा बनाए रखने के आरोपों पर उनके वकील ने दलील दी कि ये बयान पुलिस की कोरी कल्पना की उपज था, माफ़ कीजिए, ये खतरनाक है। ये बयान 9 बजे के किसी टीवी न्यूज़ चैनल की स्क्रिप्ट की तरह है। इस आरोप पर कि उमर ने दिल्ली से सुरक्षित दूरी बनाए रखी, क्योंकि वो जानते थे कि दिल्ली को आग में झोंक दिया जाएगा। उनके वकील ने कहा, आखिरी व्यक्ति जो किसी के साथ यात्रा करता है और उसके दिमाग को पढ़ लेता है, वह हैरी पॉटर का वोल्डेमॉर्ट था। लगता है जैसे चार्जशीट इस आधार पर बनाई गई है जैसे वो उमर खालिद के दिमाग में घुस गए हों। उमर खालिद के वकील की दलीलें पूरी नहीं हो पाई। मामले की अगली सुनवाई और होनी है, सोमवार 6 सितंबर की तारीख है। आखिरी सुर्खी में बात टोक्यो पैरालंपिक्स की। टोक्यो से आज भी मेडल की खबर आई। प्रवीण कुमार ने पुरुषों के हाई जंप मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 2.07 मीटर की जंप लगाई और दूसरे नंबर पर रहे। आज का दूसरा मेडल दिलाया अवनी लेखरा ने। अवनी ने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इससे पहले वो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड भी जीत चुकी हैं। 19 साल की अवनी पैरालंपिक्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अब ब्रॉन्ज मेडल के साथ किसी एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल
3 पोजीशन SH1 के तहत फाइनल में अवनी ने 445.9 का स्कोर कर तीसरे स्थान को अर्जित किया। ये सब मिलाकर पैरालंपिक्स 2020 में भारत अब तक 12 पदक जीत चुका है। भारत के खाते में अब 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल हैं। ये पैरालंपिक्स के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले रियो 2016 में भारत ने 2 गोल्ड सहित 4 मेडल जीते थे। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। अफगानिस्तान में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो हमारे यहाँ भी बारीकी से देखे और परखे जा रहे हैं। वहाँ जो हो रहा है उससे हमारी भी चिंताएं जुड़ी हुई हैं। सबसे ज़्यादा चिंता आतंकवाद को लेकर है, कश्मीर को लेकर है। तालिबान से भारत सरकार राब्ता कायम करने में लगी है और इन सब के बीच कश्मीर को लेकर उधर से कई तरह के बयान भी आ रहे हैं। भारत से बातचीत के 2 दिन बाद तालिबान के नेता कश्मीर पर बयान देते हैं, जुल्म पर आवाज़ उठाने की बात कहते हैं और इन बयानों से अंदेशा जताया जाने लगा कि तालिबान अपनी पुरानी बात से अब पलट रहा है, कश्मीर को लेकर अपने असली रंग में आ रहा है। तो क्या बयान आया तालिबान की तरफ से और क्या है उसके मायने, उसकी बात होगी। लेकिन सबसे पहले काबुल में आज हुए उस घटनाक्रम की बात करते हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था, यानी गवर्नमेंट फॉर्मेशन। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से आज जानकारी आई कि तालिबान ने अपना सरकारी ढांचा तैयार कर लिया है, लगभग एक मैप बना लिया है। सरकार को लीड करेंगे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। इसके बाद 2 अहम पोजीशंस पर होंगे मुल्ला याकूब और शेख मोहम्मद स्टानिकज़ई। मुल्ला याकूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे हैं, तो इन तीनों नेताओं के पास सरकार में ज़्यादा पावर रहेगी। इस तथ्य में भारत के लिए भी एक राहत की बात है। शेर मोहम्मद स्टानिकज़ई ही तालिबान के वो नेता हैं जिनसे दोहा में भारत की बातचीत हुई थी। बातचीत के बाद इन्होंने भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने का भरोसा दिया था। एक बात और है जो आपको जाननी चाहिए, शेर मोहम्मद की ट्रेनिंग देहरादून स्थित IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से हुई थी। वो 1980 के दशक के शुरुआती सालों में भारत में थे, तो इस लिंक के साथ उसकी भारत के साथ सहजता देखी जा सकती है। तालिबान की जो नई शक्ल हमारे सामने तैयार हो रही है, जो नई सरकार आ रही है, मुल्ला बरादर के तालिबान सरकार को हेड करने में भी भारत को थोड़ी राहत वो खोजने की कोशिश कर रहा है। जानकार मान रहे हैं कि मुल्ला बरादर की नीतियों पर पाकिस्तान की छाप कम रहेगी। पहले भी पाकिस्तान से उसकी ज़्यादा बनी नहीं थी। 8 साल वो पाकिस्तान की जेल में रहे। उनके बारे में कई और भी बातें कही जाती हैं जो तालिबान के बाकी नेताओं से उनको थोड़ा अलग खड़ा करती हैं। मुल्ला बरादर वो आदमी हैं जिसने ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में शरण देने का विरोध किया था। तालिबान प्रमुख मुल्ला उमर ने लादेन को 1996 में अफगानिस्तान में शरण दी थी। मुल्ला बरादर को यह फैसला ठीक नहीं लगा था। लादेन को शरण देने का अंजाम क्या हुआ वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 1996 में तालिबान की सरकार बनने के बाद जब सरकार में पश्चिमी देशों का विरोध शुरू हो रहा था, तब भी मुल्ला बरादर की राय थी कि अफगानिस्तान को सबके साथ रिश्ते रखने चाहिए। मुल्ला बरादर ही तालिबान के पहले नेता थे जिन्हें 2009 में ही लग गया था कि अब सरकार से बात करनी चाहिए। 2009 में जब हामिद करज़ई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति होते थे तो मुल्ला बरादर ने बातचीत शुरू की। रिपोर्ट्स हैं कि तब मुल्ला बरादर भारत की एजेंसियों से भी संपर्क में थे। हालांकि इसकी जानकारी पाकिस्तान को मिल गई और फिर 2010 में पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को गिरफ्तार किया। 8 साल तक पाकिस्तान की हिरासत में रहे। जब तालिबान ने अमेरिका से बातचीत शुरू की तो उनको लगा कि नेगोशिएशन के लिए मुल्ला बरादर बेहतर आदमी है, इसीलिए अमेरिका और कतर ने पाकिस्तान पर दबाव बनाकर मुल्ला बरादर को रिहा करवाया। कतर की राजधानी दोहा में हुई बातचीत में भी मुल्ला बरादर अहम भूमिका में रहा है। तो इस बैकग्राउंड के आधार पर माना जा रहा है कि मुल्ला बरादर की सरकार में पाकिस्तान की ज़्यादा चलेगी नहीं। तो ये हुई अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने की बात। सरकार में आने के बाद तालिबान की क्या ऑफिशियल पॉलिसी भारत को रहती है, इस पर अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन तालिबान की आमद के बाद कश्मीर मामले को हवा दी जाने लगी है ऑलरेडी। पाकिस्तान भी कश्मीर और तालिबान को जोड़कर बयान दे रहा है और कुछ बयान तालिबान की तरफ से भी आए हैं जो भारत की सरकार को असहज कर सकते हैं। इन असहज करने वाली बातों में पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल की डिबेट का एक हिस्सा वायरल हो रहा है। इसमें पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी PTI के नेता नीलम इरशाद शेख शामिल थी। उनके मुताबिक तालिबान ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ है और मिलकर कश्मीर फतह कर देगा। आप भी सुनिए। वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो ये कहाँ से कह रहे हैं कि जी हम पूरी दुनिया में, मेरे आपस की बात है। मुझे इस मौजूद पे तो बात ही नहीं करनी थी क्योंकि मेरा फेसबुक पेज पिछले 1 हफ्ते से बंद है तालिबान के हवाले से कोई बात करने पे। लेकिन चलिए अब मैं इस पे बात कर लेता हूँ। ये मुझे लग रहा है मैं भारतीय मीडिया पे बैठा हूँ और बीजेपी का कोई नुमाइंदा मुझे इस तरह के खुशनुमा ख्वाब दिखा रहा है। ये कहाँ से आपने सुना है?
ये किसने आपको, कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आप न्यूज़ आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आपको पता ही नहीं है? जाके देखते नहीं है? आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है? हम मान सकते हैं कि टीवी बहस में हुई ये बातें गंभीरता के स्तर पर नहीं होंगी। ये पाकिस्तानी नेता का बड़बोलापन ही रहा होगा। ख्याली पुलाव टाइप्स, जैसे हमारे यहाँ के नेता टीवी के बहसों में पाकिस्तान बैशिंग करते हैं, वैसे ही उधर से इधर की तरफ होता है। लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर और तालिबान को जोड़ना शुरू कर दिया है और ये काम वहाँ एजेंसियों के स्तर पर भी शुरू हुआ है। आपको हमने आतंकी गुट अल कायदा के कश्मीर पर आए बयान के बारे में भी बताया था। अल कायदा ने कश्मीर के कथित लिबरेशन की बात कही थी। इस सब को लेकर अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि असल में ये बयान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कारस्तानी थी। एक समाचार चैनल पर नीता शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि कश्मीर का जिक्र करना और चेचन्या और शिनजियांग का नाम नहीं लेना ये पाकिस्तान का काम था। चेचन्या रूस में है और शिनजियांग हम जानते हैं चीन में है। दोनों तरफ मुसलमानों पे अकल्पनीय बर्बरताएं हो रही हैं सरकार द्वारा। यहाँ भी इस्लामिक उग्रवाद बरसों से चल रहा है। पाकिस्तान चीन के सहयोगी होने की वजह से शिनजियांग के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर कभी बोलता नहीं है। इसीलिए अलकायदा वाले बयान में शिनजियांग को छोड़कर कश्मीर का नाम लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और कश्मीर में अफगानिस्तान की वजह से नुकसान पर चर्चा हो रही है। LOC पर इतने दिनों से खाली पड़े लॉन्च पैड्स को फिर से एक्टिव करने की आशंका जताई जा रही है, उसे लेकर एजेंसियां हमारी चिंतित हैं। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि लॉन्च पैड्स फिर से एक्टिव कर दिए गए हैं या किए जाने वाले हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में फिर गड़बड़ी करने की कोशिश शुरू हो गई है, ऐसी चिंताएं हैं, कुछ खबरें भी हैं। ये अप्रत्याशित भी नहीं है। हम जानते हैं कि कश्मीर और आतंक पाकिस्तान की भारत नीति का सालों से हिस्सा रहा है। असली चिंता तालिबान के एक बयान को लेकर है। BBC हिंदी के विनीत खरे ने तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का इंटरव्यू किया था। इसमें कश्मीर को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। उनका जवाब तब था कि हमने दोहा एग्रीमेंट को साइन किया है और हम अपनी सरजमी किसी गुट या संस्था को दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये बात तो तालिबान की तरफ से पहले भी कही जा रही है। इंटरव्यू में तालिबान नेता ने एक नई बात भी कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर में या भारत में या किसी और मुल्क में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा हो तो बतौर मुसलमान हमें हक है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। हम कहेंगे कि ये मुसलमान आपके नागरिक हैं, कानून के मुताबिक बराबर हक मिले, लेकिन किसी देश के खिलाफ कार्रवाई करना, मिलिट्री ऑपरेशन करना हमारी नीति नहीं है। यानी तालिबान के नेता ये कहने लगे कि वो कश्मीर का मसला उठा सकते हैं। हालांकि 2 हफ्ते पहले तालिबान की तरफ से कश्मीर पर एक बयान मीडिया में आया था। तब तालिबान ने कहा था कि कश्मीर द्विपक्षीय मसला है और तालिबान का उससे कोई मतलब नहीं है। तो तालिबान की असल मंशा क्या है? क्या कश्मीर को लेकर किसी तरह की दिक्कतें हो सकती हैं? ये अभी साफ नहीं है। हालांकि तालिबान ने भारत के साथ बातचीत में ये भरोसा दिया है कि वो अफगानिस्तान की सरजमी को आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। बातचीत में भी इस तरह के भरोसों पर कई जानकार सवाल उठा रहे हैं। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे गौतम मुखोपाध्याय ने कहा है कि तालिबान से भरोसा मिलना स्वागत योग्य है, लेकिन हमें उनसे कड़े सवाल पूछने चाहिए। ये सवाल कि भारत से बातचीत को लेकर उनकी असली पॉलिसी क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है। उनका मुख्य मकसद ये है कि भारत जैसे अहम देश से मान्यता मिले। सुरक्षा की गारंटी पर उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए और तब देखना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या रहता है। कुल मिलाकर अभी तालिबान की तरफ से भारत की तरफ हाथ भी बढ़ाया जा रहा है, तो तालिबान की तरफ से पीछे छिपी चुनौतियां भी हमें दिखती जा रही हैं। दिलन टॉप शो में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक छोटी सूचना जिस बारे में बहुत सारी दिलचस्पी हमारे दर्शकों को रहती है। पूछते हैं सौरभ कहाँ है, सौरभ क्यों नहीं आ रहे हैं? सौरभ है उत्तर प्रदेश में, फिलहाल पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। वहाँ वो कर रहे हैं क्या? अगर आपको ये देखना है, सुनना है, जानना है, गुनना है तो आपको जाना पड़ेगा ललन टॉप यूपी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे जाएंगे वहाँ तक के ये जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाकर के सौरभ पूछ रहे हैं मैदान पर क्या हाल है यूपी, क्या हाल है यूपी हमारी खास कवरेज का नाम है, जिसमें सौरभ रहेंगे 100 दिन अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में। वहाँ पे वो किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसका एक छोटा सा नमूना हम आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को, तब तक के लिए नमस्ते। आप में से जो पुराने दर्शक हैं उनको ध्यान होगा कि जब हम बिहार के गया गए थे तब वहाँ पे पुरोहितों ने रजिस्टर दिखाए थे और उसमें पूरा एंट्री होती थी कि आपके गांव से 100 बरस, 200 बरस, 300 बरस पहले कौन आया था। तो हमारी ये बड़ी दिलचस्पी रही थी तब भी और अभी भी है कि हमारी जो पिछली पीढ़ियाँ रही हैं, हमारे बुज़ुर्ग रहे हैं, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग जातियों को मानने बरतने वाले, वो किस तरह से अपने
परिवार के इतिहास को संजोते हैं। हम इस वक्त जानसठ में हैं, पुराना कस्बा है, रसूखदार कस्बा है और ज़िला मुजफ्फरनगर लगता है। और जिस इमारत में मैं बैठा हूँ ये रंग महल इमारत है। और रंग महल जिनकी वजह से मशहूर हुआ, उनका और उस परिवार का क्या हिसाब किताब है, ये मुझे अंकल बताएंगे। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्बास अली ख़ान है। अब्बास अली जी, मेरे फादर का नाम सरफराज अली ख़ान और उनके फादर का नाम मुजफ्फ़र अली ख़ान, जो वेस्टर्न यूपी के सबसे बड़े ज़मींदार थे। जी, हम लोग एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ है जिसने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। हुसैन अली ख़ान, हसन अली ख़ान किंग मेकर कहलाए, सैयद ब्रदर्स किंग मेकर्स, और जो अकॉर्डिंग इंडियन हिस्ट्री आज भी उनका नाम हर चैप्टर में हर जगह पढ़ाया जाता है। अली ब्रदर्स, हाँ, सैयद ब्रदर्स जी, किंग मेकर्स, जिसको चाहा मुगल पीरियड में सैयद बंधु लिखा रहता है हिंदी की किताबों में। और जब औरंगज़ेब के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, फर्रुखसियर और उनके बाद के तमाम मोहम्मद शाह रंगीला, ये सब जो तमाम फहरिस्त चली, मोहम्मद शाह रंगीला तो बहुत बिल्कुल लास्ट में, मैं बिल्कुल आखिरी में बता रहा हूँ कि वो जो एक लंबी फहरिस्त चली और जिसमें पहले सैयद बंधुओं का दबदबा रहा और फिर मराठों का दखल बढ़ा, महाजी सिंधिया और उन सब लोगों का, कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा। तो वो सैयद बंधु मूल रूप से जानसठ के रहने वाले थे, इसी रंग महल के रहने वाले थे और इनके बुजुर्ग थे। ये सब सैयद बंधुओं के परिवार के लोग हैं। जी, तो ये रजिस्टर क्या है? ये रजिस्टर हम सैयद बंधुओं की वो पहचान है जिसे हम आज भी गर्व से कह सकते हैं कि इसे हमने मेंटेन किया है फ्रॉम आदम टू टिल नाउ। मतलब हज़रत आदम से लेके आदम हव्वा से ये पूरा शजरा है हम लोग का कि हम किसके बेटे हैं, हमारे फादर कौन थे, उनके फादर कौन थे, उनके फादर कौन थे। एग्जैक्टली पूरी नस्ल जो जैदी सैयद हैं, जैदी सैयद क्या होते हैं? जो जैदी सैयद हैं वो जनाब जैद की औलाद में से हैं। जैद जो हैं वो इमाम हुसैन के बेटे थे। नहीं, इमाम हुसैन के बेटे जनाब नहीं, वो उन्हीं के उसमें आ गए, उन्हीं के हुसैन के बेटे थे जैदी। जी, जैद, तो वो जैद का फिर जो आगे चला वो जैदी कहलाया। जी। हम लोग पहले वहाँ आए। इंडियन टीम में, यूपी की रणजी टीम में बॉलर थे आशीष विंस्टन जैदी। ये वही वाले जैदी हैं? वो जैदी नहीं है, वो जैदी दूसरे लोग हैं। वो जैदी जी, हम लोग वो जैदी हैं जो जब हिंदुस्तान आए तो पटियाले के पास 4 गांव में 4 भाई आके बसे। उन्हीं के नाम से। कहाँ से आए हिंदुस्तान? ये इराक से हम लोग। जी, हम चारों भाई आए यहाँ, और यहाँ की आबोहवा इतनी पसंद आई कि उन्होंने जाना ही पसंद नहीं किया से, कि वो यहीं रह गए चारों, और चारों पटियाले के 4 गांव में रहे, और चार के चार जो है जैदी कहलाए। जी, उनका पूरा ये रजिस्टर है, इसको देखिए ज़रा। उनका और ऐसा रजिस्टर है ये, मैं आपको बताऊँ। जी, आप देख के हैरान होंगे, है तो उर्दू में, लेकिन ये देखिए, एक मिनट, ये जनाब आदम से जो शजरा शुरू हुआ यहाँ से। जी, अच्छा, ये मेरी तरफ खुला हुआ है? जी, आपकी तरफ खुला है उर्दू। जी, आपको पढ़ने में नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ। अपनी तरफ मोड़ेंगे, सहूलियत रहेगी। नहीं, ये उनके 3 बेटे थे। किसके 3 बेटे थे? हज़रत आदम के। एडम। तो हम लोग आदम हवा वाली कहानी है। अच्छा, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। उन्हीं का नस्ल बाई नस्ल ये सब है, और इसी में आगे जाके, क्योंकि ये बहुत लंबा शजरा है, किसकी कितनी उम्र हुई, कहाँ दफन है, कहाँ उनके बेटे कौन हुए, सब इसके अंदर है। और यही देखिए, ब्रह्मा जी आ गए, ये ब्रह्मा। अच्छा जी, ये लव कुश तक आ गए, भरत आ गए, लक्ष्मण आ गए, रामचंद्र जी आ गए। लक्ष्मण जिन्होंने लखनऊ आबाद किया था। जी, काफ़ी फैसिनेटिंग है। जी, अच्छा। ये सब मैं दिखाऊंगा आपको। इसी जाहिर सी बात, ये आगे शजरा यहाँ रुक गया। जी, क्योंकि हमें जैदी का आगे बढ़ाना था, तो ये शजरा यहाँ रुक गया, और हमारी नस्ल चली यहाँ हज़रत इस्माइल, जो नबी हुए हैं। नबी मतलब? जो प्रॉफिट, आदम के बाद जो प्रॉफिट हुए, हज़रत इस्माइल। जी, अच्छा, वो जो तो उसमें ज्यूज में और सब में भी माना जाता है। हाँ, सबका आएगा इसमें।